अस्सलाम वालेकुम। प्रोफेसर फ़ारूक तौसीफ़ UGI से आपके सामने दोबारा से हाज़िर हूँ। हम लोग पाक स्टडीज़ का जो पहला चैप्टर है उस पर डिस्कशन कर रहे हैं। क्वेश्चन वाइज ये डिस्कशन है, जिस तरह से क्वेश्चंस जो हैं वो आपकी टेक्स्ट बुक में हैं, उसी तरह से आपके जो यूनिक नोट्स हैं इसमें उनको जो वो फॉलो किया जा रहा है। लास्ट लेक्चर में पिछली जो हमारी बात हुई थी उसमें हम लोगों ने जो है वो बात करी थी तहरीके खिलाफत पर, खिलाफत मूवमेंट पर। हमने उसमें डिस्कस किया था कि खिलाफत मूवमेंट कब शुरू हुई, क्यों शुरू हुई, मोटिव्स, ऑब्जेक्टिव्स, उसके क्या जो हैं वो बुनियादी मकासद थे। फिर हमने उसमें महात्मा गांधी जो है उनका किरदार देखा, क्या था, उन्होंने क्या रोल प्ले किया उस पर्टिकुलर मूवमेंट में। फिर हमने ये देखा कि उस मूवमेंट के जो रिज़ल्ट्स हैं वो क्या हुए। फिर हमने ये देखा कि नाकाम हुई, वो कामयाब नहीं हो सकी, तो उसकी नाकामी जो है वो हमने यहाँ पर डिस्कस की थी। अब नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है उसमें आप लोगों से बात की जा रही है बेसिक पॉइंट्स ऑफ पाकिस्तान रेजोल्यूशन, करारदाद पाकिस्तान के जो बुनियादी नुकात हैं। क्वेश्चन जो है वो इम्पॉर्टेंट है। इसमें से ये वाला जो टॉपिक है इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो बनने के काफ़ी ज़्यादा ब्राइट किस्म के चांसेस जो हैं वो होते हैं। तो हमें कोशिश ये करनी होती है कि जो चीज़ें हम लोग जो हैं वो डिस्कस करते चले जाएं, उसमें से कुछ चीज़ें हम लोग ऐसी मार्क करते चले जाएं जिसमें हमें ये पता चल सके कि ये शॉर्ट क्वेश्चन या MCQ बन सकता है। तो इस हवाले से ये टॉपिक जो है वो इम्पॉर्टेंट है, हमने इसको जो है वो डिस्कस करना है। इसमें हमने देखनी क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, तारुफ, फिर बैकग्राउंड, पस मंज़र करारदाद का, पाकिस्तान रेजोल्यूशन। फिर हमने ये देखना है जो करारदाद पाकिस्तान पेश की गई वो किसने पेश की, कब पेश की, कहाँ पेश की गई। फिर प्रेसिडेंशियल एड्रेस ऑफ कायदे आज़म का खुतबा सदारत जो है। फिर इसके 3 जो बेसिक पॉइंट्स हैं, 3 बुनियादी नुकात जो हैं उन पर बात करेंगे। सबसे पहले रिएक्शन ऑफ हिंदू प्रेस, फिर हम रिएक्शन ऑफ हिंदू प्रेस पर बात करेंगे। फिर रिएक्शन ऑफ जो है वो हम लोग हिंदू लीडर्स पर बात करेंगे। फिर रिएक्शन ऑफ द ब्रिटिश प्रेस, यानी हिंदू लीडर्स, हिंदू प्रेस और बरतानवी प्रेस जो है इसने किस तरह से इस पर रिएक्शन जो है वो दिया है। फिर हम लोग इसका जो है वो ज़िक्र करेंगे। अच्छा, करारदाद पाकिस्तान जो है असल में ये वो टाइम था जिसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के झंडे के नीचे आपके फ्यूचर को डिटरमाइन कर दिया था कि आपका मुस्तकबिल अब क्या होगा। जो सब कॉन्टिनेंट के मुस्लिम्स हैं, बर्रे-सगीर में रहने वाले जो मुसलमान हैं, इससे पहले हम लोग एक सेपरेट होमलैंड की कोशिश कर ज़रूर रहे थे, लेकिन वो सेपरेट होमलैंड किन बेसिस पर होगी, किस एरिया में होगी, हम लोग इस पर अभी बात नहीं कर पाए थे। ये वो चीज़ है, ये वो टाइम है जिस टाइम में आपको ये बता दिया गया कि ये जितनी भी स्ट्रगल हम लोग 1906 से, या आप ये कह सकते हैं फ्रॉम 1857 जंग आज़ादी या वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस से लेके अब तक करते चले जा रहे हैं मुस्लिम्स ऑफ सब कॉन्टिनेंट, वो असल में क्या थी। और इसने इसको चैनलाइज किया, एक मुकम्मल रास्ता जो है वो पाथ इसने हमारे लिए बना दिया, जिसके बाद हमने विद इन फ्यू ईयर्स पाकिस्तान जो है वो हासिल कर लिया। अब आप अगर इसके इंट्रोडक्शन की तरफ जाएं तो आपको 2 चीज़ें जो हैं वो बेसिकली इसमें नज़र आएंगी। डिमांड फॉर पाकिस्तान, ये हम लोग जानते हैं, कायद भी कह चुके कि ये एक फंडामेंटल डिमांड है ऑफ इस्लाम। और वो क्यों है? क्योंकि हम ये चाह रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू इस्लामिक कोड्स हम लोग अपनी ज़िंदगियाँ गुजार सकें, इस्लाम के मुताबिक हम अपनी ज़िंदगियाँ जो हैं वो गुजार सकें। इसलिए हम एक सेपरेट होमलैंड जो है वो चाहते हैं। अब हमने इसमें एक चीज़ देखनी है कि सबसे पहली चीज़ जो इस रेजोल्यूशन, इस करारदाद के पीछे थी वो 2 नेशन थ्योरी
दो कौमी नज़रिया थी, दो कौमें बसती हैं बड़ी, एक हिंदूज़ हैं, दूसरी मुस्लिम्स हैं। हिंदूज़ कहते हैं आप माइनॉरिटी हैं, हम ये कहते हैं कि हम माइनॉरिटी में शामिल नहीं होते, हम लोग कंप्लीट एक नेशन है, एक कौम है। अच्छा, इसमें टू नेशन थ्योरी के बाद अल्लामा इकबाल का जो एड्रेस है, जो खुतबा है 1930 का इलाहाबाद के मुकाम पर, जो कि एनुअल सेशन है इसका मुस्लिम लीग का, उसमें है। अब उसमें उन्होंने एक सेपरेट होमलैंड के बारे में आइडिया दे दिया है कि कौन कौन से इलाके जो हैं वो आपको शामिल कर देने चाहिए एक मुस्लिम स्टेट में। अब अगर सब कॉन्टिनेंट के कुछ इलाके सेपरेट किए जाएंगे, अलग किए जाएंगे सब कॉन्टिनेंट से, तो उन्होंने कहा जी वो मुस्लिम हुकूमत होगी, वहाँ पर आपको इस्लाम के अकॉर्डिंगली ज़िंदगी गुजारने को मिलेगी। देन इन 1933 चौधरी रहमत अली बरतानिया में रहते हैं। वहाँ पर उन्होंने एक पम्फलेट जो है 1933 में वो प्रिंट किया, नाउ और नेवर, ये उसका जो है वो उन्वान था। अब इस पम्फलेट में फॉर द फर्स्ट टाइम पहली दफ़ा पाकिस्तान का नाम इस्तेमाल किया गया। उन्होंने कहा जी जो भी कंट्री, जो भी मुल्क हम लोग बनाना चाहते हैं और हम हासिल करके रहेंगे इन द नेम ऑफ इस्लाम, उसका नाम जो है वो पाकिस्तान रखा जाएगा। अब ये जो नाम है खूबसूरत, अच्छा, और इसमें तमाम ही सूबे जिनको हम लोग चाहते थे कि वो पाकिस्तान का हिस्सा बने, उनके अल्फ़ाबेट्स को जो है वो शामिल किया गया। नाम अच्छा था, खूबसूरत था, इस लिहाज से हमें ये अपील किया और इसको अडॉप्ट किया गया एज़ द नेम ऑफ न्यू कंट्री इन सब कॉन्टिनेंट। अच्छा, इसमें अब सब कॉन्टिनेंट के जो लोग हैं उन्होंने कहा जी हम डिमांड पेश करेंगे फॉर अ सेपरेट होमलैंड, हम उसके लिए मुतालबा करेंगे ताकि हमारे लिए एक अलग वतन जो है वो हासिल हो सकता हो। तो ये वो इंट्रोडक्शन में आप लोगों ने चीज़ें जो है वो डिस्कस करनी है। पहले टू नेशन थ्योरी, फिर आप लोग इकबाल का जो सेइंग है, फिर उसके बाद आप लोगों ने चौधरी रहमत अली का जिक्र करना है, पम्फलेट नाउ और नेवर, जिसमें जो है 1933 में चौधरी रहमत अली ने फॉर द फर्स्ट टाइम नेम पाकिस्तान जो है वो इस्तेमाल किया था। देन बैकग्राउंड, पस मंज़र। अच्छा, पस मंज़र में हमें एक चीज़ याद रखनी है, मैंने यहाँ पे 1857 वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 जंग आज़ादी का जिक्र किया है, मैंने वाइट बोर्ड पे उसको लिखा हुआ। अब ये जो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस थी, जंग आज़ादी थी, ये मुस्लिम्स और हिंदूज़ इन्होंने मिलके अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लड़ी। एक फ़ाइनल बैटल, एक फ़ाइनल वॉर जो है उन्होंने उनके ख़िलाफ़ लड़ी कि ये हम लोग जो है अब इस वॉर में ब्रिटन्स को यहाँ से निकाल देंगे और हुकूमत जो है वो फिर से हिंदुस्तानियों के पास आ जाएगी, जो लोकल इंडियंस हैं वो दोबारा से इक़्तिदार में आ जाएंगे। इसके लिए ये जंग लड़ी गई और इसमें दोनों ही मेजर नेशंस, बड़ी कौमें हिंदूज़ और मुस्लिम्स शामिल थे, दोनों ने मिल के ये जंग लड़ी। लेकिन जब ये जंग ख़त्म हुई, लोकल्स, मुकामी लोग, हिंदुस्तानी जो हैं ये जंग हार गए, तो उसके बाद जो हिंदूज़ हैं उन्होंने इसका सारे का सारा ब्लेम, इसका सारे का सारा मलबा, इल्ज़ाम जो है वो मुस्लिम्स पर डाल दिया। और उन्होंने कहा जी देखिए, हमारा स्टेटस ब्रिटन्स के आने के पहले भी यही था, हम लोग हुक्मरान नहीं थे, ब्रिटन्स आ गए फिर भी हम लोग हुक्मरान नहीं थे, हमारा तो स्टेटस सेम ही रहा, हमें आपसे कोई ऐसी ख़ास तकलीफ़ नहीं है। असल में आप लोगों ने जिनसे ये हुकूमत छीनी है वो लोग जो हैं वो आपके ख़िलाफ़ लड़ना चाहते हैं, तो हम लोगों ने असल में इसमें प्लानिंग कुछ नहीं किया। इसके रिज़ल्ट्स ये निकले, नताइज इसके आउटकम्स क्या हुए, इन्होंने फिर जो ब्रिटन्स हैं
उन्होंने मुसलमानों के ख़िलाफ़ जितना जुल्म हो सकता था वो बपा किया, बहुत ज़्यादा मसाइल जो हैं वो हमारे लिए खड़े किए गए। अब किलिंग्स, कत्लेआम किया गया मुस्लिम्स का, हमसे हमारी जायदादें जो हैं वो छीनी गई, स्नैच की गई। फिर वो जायदादें जो हैं वो मुसलमानों की ही ज़मीनों में काम करने वाले बहुत सारे मज़ारीन जो हैं, जो वर्कर्स थे, लेबर क्लास थी, उनको तकसीम कर दी गई और वो सारे के सारे नॉन मुस्लिम्स थे। तो बीइंग अ मुस्लिम हमारे लिए मामला जो है वो काफ़ी ख़राब होना शुरू हो गए, जिसकी वजह से हमें जो है वो अपने लिए सेपरेट होमलैंड जो है वो उसकी डिमांड पेश करनी पड़ी। अब ये हिंदूस और मुसलमान कल्चरली, ट्रेडिशनली, सिविलाइजेशन के हवाले से, रिलीजियसली ये एक दूसरे से बहुत मुख्तलिफ हैं। हमारी सकाफ़त, हमारी माशरती रिवायात, हमारी तहज़ीब, हमारी ज़ुबान, हमारा मज़हब, ये सारे के सारे जो हैं वो एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, जिसकी वजह से हम लोग अपने लिए अलग मुल्क जो है वो हासिल करना चाहते हैं। अच्छा, देन जो पाकिस्तान रेजोल्यूशन है, इसके बारे में अगर हम लोग बात करें तो 27वां एनुअल सेशन है, इजलास है मुस्लिम लीग का। मुस्लिम लीग का 27वां सालाना इजलास है। पाकिस्तान लाहौर का एक मुकाम है मिंटो पार्क, जो कि लॉर्ड मिंटो के नाम से जो है वो मंसूब था, वाइसरॉय ऑफ हिंदुस्तान था। हमने पीछे पढ़ा था कि 1906 में मुस्लिम डेलीगेशन जो है, मुस्लिम वफ़द, वो इस वाइसरॉय से शिमला में मिला था, जिसे हम लोग शिमला वफ़द के नाम से जानते हैं। उसके नाम से ये यहाँ पर था। आजकल पाकिस्तान बनने के बाद उसका नाम चेंज करके तो उसे इकबाल पार्क बना दिया गया। अब उसको ग्रेटर इकबाल पार्क जो है वो हम लोग इस नाम से जानते हैं। तो इस जगह पर इस रेजोल्यूशन को पेश किया गया और ये जो मीनार पाकिस्तान है, मॉन्यूमेंट है, ये इसी करारदाद की याद में है। अब इसमें ये जो इजलास हुआ, इस इजलास में सब कॉन्टिनेंट के तमाम तर मुस्लिम लीडर्स जो सेपरेट होमलैंड चाहते थे और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के मेंबर्स थे, वो सारे के सारे इकट्ठे हुए। और सिर्फ वही लोग नहीं आए, आम लोग जो मुस्लिम्स सब कॉन्टिनेंट के ये चाहते थे कि हमारे लिए अलग वतन होना चाहिए, उन्होंने भी इसमें शमूलियत इख्तियार की। वो यहाँ पर आए, बहुत सारे मंदबीन जो हैं वो यहाँ पर आए हैं और उन्होंने अपना काम किया। अच्छा, हम बात ये कर रहे हैं कि इकबाल पार्क, इसमें ये इजलास मुनक्कद हुआ और ये करारदाद जो है वो 23 मार्च 23 मार्च 1940 को जो है ये कायदे आज़म की ज़ेर सदारत जो है वो पेश की गई। और बंगाल से ताल्लुक़ रखने वाली मुस्लिम लीग के एक लीडर AK फजलुल हक जो हैं, उन्होंने इस करारदाद को जो है वो पेश किया। अच्छा, अब ये करारदाद जब पेश की गई तो यूनानिमसली, मुतफ़िक़ा तौर पर, बग़ैर किसी भी मेंबर के इतराज़ के इसको जो है वो पास कर लिया गया। बड़ा कम होता है कि जो करारदाद किसी भी पार्टी या किसी भी असम्बली में पेश की जाए, इजलास में पेश की जाए, वो यूनानिमसली या विदाउट जो है वो एनी हर्डल जो है वो उसको पास कर लिया जाए। तो ये पास कर ली गई और ये मामला जो है वो काफ़ी बेहतर हमारे लिए होना शुरू हो गए। अच्छा, इसमें मुसलमान जो हैं सब कॉन्टिनेंट के, उन लोगों को डिस्क्रिमिनेट कर दिया गया और डिटरमाइन कर दिया गया उन मुस्लिम्स को कि आप लोगों ने ये जो मुल्क है उसको हासिल करना है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें प्रेसिडेंशियल एड्रेस ऑफ कायदे आज़म के खुतबा सदारत की, तो ये उस वक़्त बड़ा इम्पॉर्टेंट जो है वो कंसिडर होता था। आज भी हमारे लिए उतना ही मोतबर है जितना उस वक़्त था। अब कायदे आज़म की ज़ेर सदारत ये इजलास हो रहा है। अब इस इजलास में कायदे आज़म जो हैं उन्होंने किन ख्यालात का इजहार किया, वो एड्रेस, वो खुतबा क्या है, पहले हम लोग इसको जो है वो रीड आउट करेंगे, पढ़ते हैं, फिर उसके बाद जो है हम लोग इस पर फर्दर डिस्कशन जो है वो करेंगे। पहली चीज़, कायद सेट द मुस्लिम्स आर अ सेपरेट नेशन बिकॉज देयर कस्टम्स, traditions,
civilization, culture and above all religion is different from Hindus. اب قائد اعظم یہ کہہ رہے ہیں کہ مسلمان جو ہیں وہ ہر لحاظ سے ایک الگ قوم ہے، ایک سیپریٹ نیشن ہے، الگ قوم ہے. کیوں؟ ہماری جو رسم و روایات ہیں، رواج ہیں، ہماری جو تہذیب ہے، ہماری جو ثقافت ہے، یہ ہندوز سے مختلف ہے. اور انہوں نے کہا جی سب سے بڑھ کر بات اہم اور امپورٹنٹ یہ ہے کہ ہمارا مذہب جو ہے وہ ہندوز سے الگ ہے. تو اتنے زیادہ ڈیفرنسز ہیں اور اتنی ڈیفرنسز کی وجہ سے ہم لوگ جو ہیں وہ ایک سیپریٹ نیشن ہیں، ایک مختلف، ایک الگ مکمل قوم ہیں جو سب کانٹیننٹ میں رہتے ہیں. In spite of living together for centuries, both have their distinctive identifications. وہ کہتے ہیں جی صدیوں تک ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کے باوجود، اب تقریباً 1000 سال کے قریب کہا جاتا ہے کہ مسلمز نے ان ڈفرینٹ ٹائم سلاٹس جو ہے وہ سب کانٹیننٹ میں حکومت کر رکھی ہے. انہوں نے کہا جی سینچریز، فار دا سینچریز، صدیوں ہم لوگ ایک دوسرے کے ساتھ اکٹھے رہے ہیں. تو صدیوں اکٹھا رہنے کے باوجود ہم لوگ اپنی اپنی ایک الگ مخصوص پہچان رکھتے ہیں. Then he said, if subcontinent gets freedom in the form of United India, the rights of Muslims will not be protected. انہوں نے کہا جی اگر ہم یہ ازیوم بھی کر لیں، اگر ہم لوگ سوچ بھی لیں اور ایسا ہو جائے کہ جو سب کانٹیننٹ ہے ایز یونائٹڈ انڈیا آزاد ہو جائے، تو پھر ہمیں خدشہ یہ ہے، اندیشہ یہ ہے کہ جو رائٹس ہیں مسلمانوں کے، جو حقوق ہیں، ان کی حفاظت یہاں پر نہیں کی جائے گی، یعنی مسلمانوں کے حقوق جو ہیں وہ ہم سے چھینے جائیں گے. یہ امپورٹنٹ چیز ہے کہ اب دیکھیے کہ آپ لوگوں کو یہ پتہ ہے، کیونکہ آپ لوگ صدیوں سے ہندوز کے ساتھ رہ رہے ہیں، تو آپ کو ان کی مائنڈ کا، ان کی مینٹلٹی کا جو ہے وہ علم ہے، ان کی جو ذہنی کیفیت ہے اس کے بارے میں آپ جانتے ہیں. اور ہمیں یہ پتہ ہے کہ اگر ہم لوگ ان کے ساتھ آزاد ہوئے تو ایسی صورت میں ہمارے لیے مشکلات جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جائیں گی. ایون ہمارے جو بیسک فنڈامنٹل رائٹس ہیں، بنیادی حقوق ہیں، وہی ہمیں ڈیلیور نہیں کیے جائیں گے. تو ان دیٹ کیس ہم لوگوں کو ان کے ساتھ نہیں رہنا چاہیے. Then he said, the demand of the Muslims for a separate country is not unhistorical. انہوں نے کہا جی یہ جو ہم لوگ الگ وطن کا مطالبہ کر رہے ہیں، یہ کوئی ایسا نہیں ہے جس کی پہلے تاریخ میں مثال نہیں ملتی. ٹھیک بات ہے، اگر آپ ہسٹری پڑھیں تو آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ بہت سارے ممالک جو ہیں وہ آزاد ہوئے ہیں دوسرے لوگوں سے، دوسرے ممالک سے، اور سیپریٹ ہوئے ہیں. انہوں نے کہا جی اگر ہم سپریشن کی بات کرتے ہیں، ہم آزادی کی بات کرتے ہیں، تو اس میں کچھ ایسا نہیں ہے جس کے شواہد جو ہے وہ تاریخ میں نہیں ملتے، ان ہسٹوریکل ہیں. ہسٹری میں اس کا وجود نہیں ہے، ایسا قطعاً نہیں ہے. ہسٹری میں اس کی بہت ساری مثالیں، بہت ساری ایگزامپلز موجود ہیں کہ جناب بہت سارے ممالک جو ہیں انہوں نے اس کو جو ہے وہ آزادی حاصل کی ہے. اور اس کی انہوں نے مثال دی ہے نام لے کے. چند ممالک جو اسی عرصہ میں جو ہیں وہ آزاد ہوئے ہیں، ان کا انہوں نے باقاعدہ نام لے کے جو ہے وہ بتایا ہے کہ یہ وہ ممالک ہیں جنہوں نے آزادی حاصل کی. چیکوسلویکیا، اسی طرح سے جو ہے وہ ذکر کیا انہوں نے آئرلینڈ کا، پھر اسپین اور پرتگال کا ذکر کیا. انہوں نے کہا جی یہ جو ممالک ہیں انہوں نے اپنی الگ پہچان حاصل کی، انہوں نے آزادی حاصل کی، اور یہ سپریشن کی صورت میں ہی آزاد ہوئے ہیں. یعنی ایک ہی ملک تھا، اس کے بعد میں ٹکڑے ہوئے ہیں. تو اگر یہ ہو سکتا ہے تو پھر سب کانٹیننٹ کو ڈیوائیڈ کرنے میں ہمیں کوئی ایشو نہیں ہونا چاہیے، کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے. اب یہ بات ٹھیک ہے، آئرلینڈ جو ہے وہ برطانیہ کی ہی کالونی ہے، وہاں پر برطانیہ کی ہی حکومت ہے، لیکن آئرلینڈ کا جو ایک حصہ ہے وہ برطانیہ سے آزاد ہونا چاہتا تھا، دوسرا ساتھ رہنے پر تیار تھا. تو وہ لوگ جو برطانیہ کے ساتھ رہنا چاہتے تھے ان کو
सेपरेट कर दिया गया, डिवाइड किया गया इस कंट्री को दो हिस्सों में। एक आयरलैंड जो है वो आज़ाद और दूसरा आयरलैंड जो है वो उनके कब्ज़े में रहा। तो उन्होंने ये वो भी तो सेपरेट हुए हैं और बरतानिया से ही हुआ। तो ऐसी सूरत में अगर सब कॉन्टिनेंट को डिवाइड कर दिया जाए तो ये कोई ऐसा जो है वो तारीख़ी मामला इसमें ख़राबी वाला नहीं है। अच्छा, देन उन्होंने कहा जी द प्रॉब्लम इन इंडिया इज़ नॉट ऑफ एन इंटर कम्युनल आइडेंटिफिकेशन एज अ रिजल्ट ऑफ पार्टीशन, सॉरी, कहते हैं द प्रॉब्लम इन इंडिया इज़ नॉट ऑफ एन इंटर कम्युनल करेक्टर बट मैनिफेस्टली ऑफ एन इंटरनेशनल वन एंड इट मस्ट बी ट्रीटेड एज सच। उन्होंने कहा जी हम लोग अगर ये सोचते हैं कि जो सब कॉन्टिनेंट का मसला है वो इलाकाई मसला है तो ये गलत है। उन्होंने कहा जी ये इलाकाई मसला नहीं है, सब कॉन्टिनेंट का जो इशू है ये इलाकाई किसी सूरत नहीं हो सकता है। ये मसला जो है एक इंटरनेशनल, एक बैनुल-अक़वामी मसला है और इसको इसी तरह से आपको एड्रेस भी करना है, इसी तरीके से आपको इसको जो है वो देखना भी है। हिंदूस ये कहते हैं कि हमारे घर का मामला है, कायद-ए-आज़म कहते हैं कि ऐसा नहीं है, ये हमारा मुकामी या इलाकाई मसला नहीं है, बल्कि ये जो इशू है ये एक इंटरनेशनल इशू है, बैनुल-अक़वामी मसला है। अब इस बैनुल-अक़वामी मसले को आपको देखना भी इसी तरीके से चाहिए एज एन इंटरनेशनल इशू। अच्छा, ब्रिटिश इंडिया इज़ अ सब कॉन्टिनेंट, इट इज़ नॉट अ कंट्री और अ होमलैंड ऑफ अ नेशन। कहते हैं कि जो ब्रिटिश इंडिया है ये असल में एक सब कॉन्टिनेंट है, एक बर्रे सगीर है और ये बहुत सारी कौमों का घर है। यहाँ पर बहुत सारी कौमें बसती हैं। कॉन्टिनेंट और सब कॉन्टिनेंट, इसके लिए जोग्राफर्स जो हैं वो एक शर्त रखते हैं कि जो कॉन्टिनेंट या सब कॉन्टिनेंट होता है वो कंसिस्ट करता है ऑफ डिफरेंट कंट्रीज़ एंड डिफरेंट नेशंस। यानी जो बर्रे सगीर या बर्रे आज़म होता है, खुशकी का एक बड़ा टुकड़ा या खुशकी का एक छोटा टुकड़ा होता है, उसके बारे में ये कहा जाता है कि उसके लिए शर्त ये है कि उसमें एक कंट्री नहीं हो सकती हैं, एक से ज़्यादा कंट्रीज़ होती हैं। यही सूरत हाल जो है वो यहाँ पर उन्होंने कहा जी ये चूँकि एक बर्रे सगीर है, एक कंट्री नहीं है, एक सब कॉन्टिनेंट है और सब कॉन्टिनेंट के अकॉर्डिंगली इसमें रहने वाले जो लोग हैं वो सेपरेट नेशंस हैं, मुख्तलिफ कौमों से उनका जो है वो ताल्लुक़ है। अच्छा, अब बाज़ औक़ात सवाल ये ज़हन में पैदा होता है, ऑस्ट्रेलिया का अक्सर बच्चे ज़िक्र कर देते हैं कि ऑस्ट्रेलिया जो है वो बर्रे आज़म भी है तो मुल्क भी है, लेकिन ये याद रखिएगा कि ऑस्ट्रेलिया भी उस जगह पर जो है वो अकेली कंट्री नहीं है। न्यूजीलैंड भी ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट का हिस्सा है, टस्मानिया जो है वो भी उसी का हिस्सा है। इस तरह से और भी बहुत सारे जो हैं वो ममालिक उस कॉन्टिनेंट में शामिल हैं। तो ये जो कॉन्टिनेंट या सब कॉन्टिनेंट होता है वो एक से ज़्यादा कंट्रीज़ पर जो है वो मुश्तमिल होता है, ये याद रखिएगा। ये एक इसकी करैक्टरिस्टिक होते हैं बर्रे आज़म या बर्रे सगीर के। अच्छा, फिर कहते हैं कि मैनी नेशंस आर लिविंग हियर एंड देयर इंटरेस्ट्स आर सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। उन्होंने कहा जी बहुत सारी नेशंस, बहुत सारी कौमें जो हैं वो सब कॉन्टिनेंट का हिस्सा हैं, यहाँ पर रहती हैं और उन सब के जो इंटरेस्ट्स हैं वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ हैं। और जब कौमें मुख्तलिफ हैं, इंटरेस्ट्स मुख्तलिफ हैं, तो फिर आपका जो दावा है वन नेशन का वो किसी भी सूरत जो है वो पूरा नहीं हो सकता। तो आपको हर सूरत में हमें डिवाइड करना पड़ेगा, हमें एक सेपरेट होमलैंड, एक अलग वतन जो है वो डेफिनेटली देना पड़ेगा। अच्छा, फिर जब ये प्रेसिडेंशियल एड्रेस हुआ तो उसके बाद हमने देखनी है दो चीज़ें। पहली चीज़, इसके बेसिक पॉइंट्स क्या थे, 3 बेसिक पॉइंट्स का हम लोग जिक्र करेंगे। उसके बाद हम लोग ये देखेंगे कि इस पर जो रिएक्शन आया है मुख्तलिफ पार्टीज़ की या कौमों की, नेशंस की तरफ से, वो क्या था और फिर हमने उसको किस तरह से जो है वो टैकल किया है। अच्छा, सबसे पहली चीज़ मुस्लिम्स ने इसमें बता दिया कि नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट, शुमाल मशरकी और शुमाल मगरबी हिंदुस्तान का जो इलाका है, इस पर मुश्तमिल
ایک مسلم سٹیٹ جو ہے وہ آپ کو بنا دینی چاہیے۔ آج کل ہم لوگ جس ایریا میں ہیں یہ اسی کا ذکر ہو رہا ہے، نارتھ ایسٹ اینڈ نارتھ ویسٹ۔ یہ چونکہ اس وقت بھی لارجلی جو ہے وہ پاپولیٹڈ بائی دا مسلم کمیونٹی تھا، مسلمان قوم جو ہے وہ اس جگہ پر زیادہ تھی، تو ایسی صورت میں ان لوگوں نے کہا جی ہمیں ہر صورت میں جو ہے وہ یہ علاقے آپ کو ہماری مسلم حکومت میں جو ہے وہ اس کو شامل کر دینا چاہیے تھا۔ پھر اس میں جو دوسرا پوائنٹ تھا وہ انہوں نے کہا تھا کہ نو اسکیم ادر دین دا ڈویژن ول بی ایکسیپٹڈ بائی دا مسلمس آف سب کانٹیننٹ۔ انہوں نے کہا جی تقسیم کے علاوہ اگر آپ لوگ ہندوستان کے سیاسی مسئلے کا کوئی حل تلاش کرتے ہیں، کوئی حل ہمارے سامنے رکھتے ہیں، تو ہم کسی بھی صورت اس حل کو جو ہے وہ قبول نہیں کریں گے۔ یہ امپورٹنٹ چیز ہے، اور یعنی مسلم لیگ نے یہ کمپلیٹلی اور کلیئرلی بڑے واضح طریقے سے بتا دیا کہ جناب آپ جو مرضی کر لیں، اگر آپ لوگ سب کانٹیننٹ یا بر صغیر کی پولیٹیکل سچویشن کا، سیاسی صورتحال کا کوئی پرامن حل تلاش کرنا چاہتے ہیں تو وہ صرف اور صرف ڈویژن ہوگی، تقسیم ہوگی ہندوستان کی۔ اس کے علاوہ اگر آپ کوئی بھی بات ہم سے کریں گے تو ہم اس کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے۔ دین دا تھرڈ ون، مسلمانوں کو یہ پتا تھا کہ جب پارٹیشن ہو جائے گی، پاکستان بن جائے گا، تو بہت سارے مسلمز فار ڈفرینٹ ریزنز، مختلف وجوہات کی بنا پر پاکستان میں نہیں آئیں گے۔ ان کو اس وقت یہ اندازہ تھا۔ اب انہیں یہ بھی پتا تھا کہ جو لوگ پاکستان میں سپریشن کے بعد، پارٹیشن کے بعد نہیں آئیں گے، ان لوگوں کے وہاں پر حقوق جو ہیں وہ ان سے چھینے جائیں گے، وہ ان کو نہیں دیے جائیں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ جو بھی مسلم مائنورٹی، مسلم اقلیت پارٹیشن کے بعد انڈیا میں رہ جائے گی، آپ کو ان کے جو رائٹس ہیں ان کی پروٹیکشن کے لیے سوٹیبل ارینجمنٹس یعنی مناسب اقدامات جو ہیں وہ کرنے پڑیں گے تاکہ ان سے ان کے حقوق چھینے نہ جا سکیں۔ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ ابھی چونکہ ہم لوگ برطانیہ سے بات کر رہے ہیں تو ہم لوگوں نے ان سے کہا کہ چونکہ بہت سارے ہمارے مسلم بھائی جو ہیں وہ یہاں پر رہ جائیں گے، بہت ساری مجبوریاں ہوں گی جن کی وجہ سے وہ وہاں پر رک جائیں گے، تو ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ ہندوز ان کے ساتھ کیسا سلوک کریں گے، تو ایسی صورت میں انہوں نے کہا آپ لوگوں کو اسپیشل ارینجمنٹس جو ہیں وہ ان کے لیے کرنی ہے، ہر صورت میں کرنی پڑیں گی۔ اچھا دین اگر ہم لوگ ان کے ریئیکشنز کا ذکر کریں تو سب سے پہلے ہم لوگ ہندو لیڈرز جو ہیں یا ہندو رہنما ان کا ذکر کرتے ہیں کہ انہوں نے کس طریقے سے جو ہے وہ اس پر ریئیکٹ کیا۔ اچھا جو ہندو رہنما ہیں انہوں نے اس پر جو ہے وہ بات کرتے ہوئے یہ کہا کہ یہ جو انہوں نے قرارداد یا ریزولوشن پیش کی ہے کبھی اس پر عمل نہیں ہوگا، اپوز کیا، انہوں نے اس کی مخالفت کی، جہاں تک جا سکتے تھے، جس حد تک جا سکتے تھے انہوں نے ریزولوشن آف پاکستان کے جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ اپوز کیا، اس کی مخالفت کی اور فن کریٹ کرنا شروع کر دیا، مذاق اڑایا، ہیومیلیٹ کیا ہماری اس ریزولوشن کو۔ اچھا دین انڈین پریس جو ہے جس میں بڑے بڑے نام آپ لوگوں کو اگر سننے میں ملتے ہیں، جس میں ہندوستان ٹائم، ماڈرن ریویو، پھر امرتا بازار پتریکا، یہ 3-4 جو ہیں وہ اس وقت کے بڑے نام تھے، ان سارے لوگوں نے مذاق اڑایا اس ریزولوشن کا، یہ جو ہندو پریس ہے اس نے، اور اس ریزولوشن کو مذاقاً قرارداد لاہور کی بجائے قرارداد پاکستان لکھنا شروع کر دیا۔ اچھا اب ہمارا مذاق اڑایا جا رہا ہے اور انہوں نے کہا کہ یہ قرارداد لاہور نہیں ہے کیونکہ لاہور پر پیش کی گئی تھی مقام پر، تو ہم نے اس کا نام بھی قرارداد لاہور رکھا تھا، لیکن جب ہندو پریس نے ہمارا مذاق اڑانا شروع کیا اور مذاقاً اس کو پاکستان ریزولوشن یا قرارداد پاکستان لکھنا شروع کیا تو ہمیں یہ آئیڈیا جو ہے وہ کلک کیا ہے، ہمیں یہ آئیڈیا پسند آیا، تو ہم نے اس آئیڈیا کو اڈاپٹ کیا اور اس کا نام چینج کر کے ہم لوگوں نے قرارداد لاہور سے قرارداد پاکستان ریزولوشن جو ہے وہ رکھ لیا، کیونکہ پہلے کسی مقام پر اس کا نام تھا جہاں پر یہ پاس ہوئی، اب ہم نے اس کا نام اس وطن کے نام سے منسوب کر دیا ہے
जो वतन हम लोग हासिल करना चाहते हैं। देन ब्रिटिश प्रेस जो है उसने क्या रद्द-ए-अमल दिया, बरतानवी प्रेस का रद्द-ए-अमल या रिएक्शन क्या था, इस पर बात कर लेते हैं। अच्छा, जो बरतानवी या ब्रिटिश प्रेस है उसने इसको अहमियत ही नहीं दी। बड़े बड़े जितने भी प्रेस वहाँ के थे, अखबारात, न्यूज़पेपर्स, उन्होंने मोस्टली ने इसको जो वो प्रिंट ही नहीं किया, और अगर किसी ने प्रिंट किया भी तो उन्होंने उस जगह पर प्रिंट किया जहाँ पर मोस्टली अखबार पढ़ने वाले लोग जो है उनका ध्यान तक नहीं जाता है। तो इसको रेजोल्यूशन ऑफ जिना के नाम से जो है वो बरतानवी प्रेस में लिखा जाने लगा, और इस तरह से ये जो रेजोल्यूशन है इसका मजाक उड़ाया गया। लेकिन हम ये जानते हैं कि ये जो रेजोल्यूशन है, मुस्लिम लीडर्स जितने भी थे जिनका ताल्लुक ऑल इंडियन मुस्लिम लीग से था, उन्होंने इस रेजोल्यूशन को पेश भी किया, इस पर बाद में अमल भी किया गया, और फिर हमने विद इन फ्यू ईयर्स पाकिस्तान जो है वो इसको हासिल भी कर लिया। अच्छा, हमने आज जो है इस लेक्चर में बात की है बेसिक पॉइंट्स ऑफ पाकिस्तान रेजोल्यूशन या करारदाद पाकिस्तान के जो बुनियादी नुकात हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो हैं वो नए टॉपिक के साथ आप लोगों के पास हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।